नमस्कार, मैं नियाज खान। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जन जन की बात में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान का दौर शुरू है और अब तक 3 चरणों में मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। लेकिन इसी बीच कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं और खासकर जिन मुद्दों पर आजकल बहस हो रही है वो ये मुद्दे हैं कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी जो है एक तरीके से ध्रुवीकरण के लिए कई तरह के ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं जिससे किसी न किसी को वोट बैंक का फायदा मिल सके। और अब जो है वो जनसंख्या को लेकर के एक मुद्दा गरमाया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो बढ़ी है और हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो घटी है। और इसी के ऊपर अब काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है और बहस हो रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने के लिए सुमित शशांक जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने सुना कि ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये रिपोर्ट अभी आई है और अभी आपको पता है कि चुनावी जो है वो सफर शुरू है और मतदान भी हो रहे हैं। तो इस टाइमिंग को लेकर के ये सवाल किया जा रहा है कि इस तरह की रिपोर्ट के ऊपर जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए और इससे राजनीतिक पार्टियां जो है अपने फायदे के लिए ये सब कुछ इस रिपोर्ट को आधार बना करके राजनीति कर रही है। देखिए न्याज जी, कहीं ना कहीं हम सभी का और देश की यशस्वी जनता बहुत अच्छे से जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सपनों को जीवंत रखने के लिए किस प्रकार से कार्य किया है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से काम किया है। अब रही बात इस रिपोर्ट की, तो इसके विषय पे इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझिए कि इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद को एक पत्र लिखा। और वो पत्र क्यों लिखा? ताकि इमरजेंसी लगा दी जाए। और इमरजेंसी के बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 1976 में सितंबर का महीना चल रहा था और देश भर के पुरुषों की नसबंदी करने का फैसला इंदिरा गांधी की सरकार ने लिया। इसके बाद तो त्वरित रूप से आपने देखा होगा कि 50 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी कर दी गई। हरियाणा में केवल 3 हफ्ते के भीतर 60,000 लोगों की नसबंदी कर दी गई। तो ये तो एक अलग मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये भी समझना है कि सिर्फ इसमें पूरी आबादी का एक तरीके से नसबंदी करना, ये तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक कहानी भर है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन हुआ, सबसे ज्यादा सफर किसने किया? ये सबसे बड़ी जो बहुसंख्यक पड़ा उसको प्रताड़ित होना पड़ा, उसको जबरन नसबंदी का शिकार होना पड़ा। और किसने किया? ये कांग्रेस के तंत्र ने किया। ये पूरा देश जानता है और इसको आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता भी रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा निकल करके आता है कि व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने के लिए शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो इस दौरान एक लंबा अंतराल जो है शिक्षित जीवन के लिए होता है। और शिक्षा के बाद नौकरी और नौकरी के बाद गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर। तो जैसे ही गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर की बात होती है तो इस दौरान कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो बहुत बड़ी जो आबादी है पूरे देश, कहीं जब ये समृद्ध हुए तो इसके अंदर एक सोशल अवेयरनेस जो होती है वो आई। और उसके बाद लोगों ने बहुत सारे बच्चे पैदा करने के बजाय कुछ एक बच्चों पर ही अपने परिवार को आगे बढ़ाने का फैसला किया। तो ये भी समझना है कि एक तरफ एक वर्ग जो कि शिक्षा को अपना रहा था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहा था, दूसरी तरफ एक पार्टी है कांग्रेस जिसने कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराया, धमकाया और उनकी जनसंख्या को एक तरीके से मानसिक रूप से गुलाम बनाने का काम किया। लेकिन अभी सुमित भाई, अभी कौन डरा रहा है? अभी जो रिपोर्ट आई है तो उस रिपोर्ट को जिस तरीके से आधार बना करके ये पेश किया जा रहा है कि जैसे कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, तो इसका जो है एक राजनीतिक जो ध्रुवीकरण किया जा रहा है और बार बार इसको बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में डराने का काम अभी कौन कर रहा है और कौन वोट बैंक की राजनीति है? जिस पार्टी की नींव जो है टुकड़े टुकड़े गैंग के आधार पे हुई है, कूद डालो, राज करो, नफरत फैलाओ, यही कांग्रेस की नीति है।
झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, यही कांग्रेस की नीति है। कांग्रेस ने दिखाया कि वो मुसलमानों के पैरवीकार हैं, लेकिन 6,667 मदरसा पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, जो कि कागज पे चल रहा था, और मुसलमानों के नाम पर जो पैसे जकात के माध्यम से, चाहे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, उनके सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए जो आते थे, दलाली करने का काम ये कांग्रेस के तंत्र ने किया। ये पूरे देश को बताना आवश्यक है। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा के नाम पर जो मदरसा जो है वो जमीनी स्तर पर थे, वहां भी धार्मिक स्तर पर उनको सोशल अवेयरनेस करने के बजाय, मूलभूत चुनौतियों का सामना करने के बजाय, राष्ट्र रक्षा, देश की सेवा और विभिन्न संकल्पों से कहीं ना कहीं मैं सब जगह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जगहों पे ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं उनको मूलभूत मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक के रूप में तब्दील करने का काम किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और इसकी जो घटक दल हैं, चाहे मुलायम परिवार हो, चाहे मुफ्ती परिवार हो, चाहे स्टालिन परिवार हो, चाहे किसी भी प्रकार का परिवार हो, तो ये सभी परिवारवाद की जो जमात है उसने ऐसा काम किया। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा न्याज भाई। एक तरफ आप देख लीजिए ना कि ये कहते हैं ना कि आर्टिकल का बयान आता है, तो आर्टिकल 370 लागू होने के बाद मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कश्मीर की एक मुस्लिम युवती जब पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करेगी तो उसको अधिकार कश्मीर में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कश्मीर की एक मुस्लिम युवती बिहार के या फिर पंजाब के या फिर यूपी के एक मुस्लिम लड़के से विवाह करेगी तो उसको जमीनी स्तर पे अधिकार प्राप्त नहीं करेगा। तो ये किस प्रकार की दोहरी नीति, दोहरा चरित्र और दोहरा रंग, ये किसका है? ये कांग्रेस पार्टी का है ना। ये तो मुसलमानों के भी हित ऐसी नहीं है। एक तरीके से वोट बैंक की राजनीति करने वाले ये लोग हैं। बरसों से इन्होंने मुसलमानों को डराया है और आज भी मुसलमानों को डराने का काम लेकिन कर रहे हैं। फिलहाल आरोप तो ये लग रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है सर, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल तक देश में हुकूमत किया, 10 साल में बहुत सारे उन्होंने काम किए, लेकिन वो काम को गिनवाने के बजाय वो सिर्फ फिर से वही बात फिर आ गई है। कभी वो मंगलसूत्र की बात की जा रही है, कभी संपत्ति को बांट देने की बात कही जा रही है कि आपसे छीन करके मुसलमानों में बांट देंगे। तो इस तरीके की अभी फिर जनसंख्या वाली बात निकल गई है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके पास विकास ने आपने किया है, 10 साल का समय आपने लिया है, 10 साल में आपने बहुत सारे काम किए हैं, तो फिर विकास के मुद्दों पे बहस क्यों नहीं होती है? आरोप तो ये भी लग रहे हैं। न्याज भाई समस्या क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब विकास के मुद्दों पर बात करती है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो हमने काम किया है, जब उसको बताने का हम प्रयास करते हैं तो ये इंडी अलायंस के लोग सनातन विरोधी बयान देते हैं। चाहे उदयनिधि स्टालिन की बात करें, चाहे दक्षिण भारत में मुस्लिम लीग की बात करें, चाहे बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में इनके जो सपा के जो नेता हैं, सपा के जो गुंडे हैं उनकी बात करें, तो एक तरीके से इनका एक चाल चरित्र जो है वो उसी प्रकार का है। लेकिन जब सनातन की रक्षा की बात होती है, देश में ना दो ध्रुवों में बांटने की कोशिश हो रही है देश को, और खास करके ये इंडी अलायंस के लोगों के द्वारा। जब सनातन की रक्षा की बात है, उनकी धार्मिक पूजा पद्धति, उनकी आस्था, उनके मंदिरों की रक्षा की बात करना, इसमें मुस्लिम विरोध कहाँ है ये भी समझना है। लेकिन इनका इस्लामिक तुष्टीकरण का मतलब होता है हिंदुओं का विरोध करना। ये लगातार कहीं ना कहीं मुसलमानों और हिंदुओं के खिलाफ जिस प्रकार से इनके बयान आते हैं और इस्लामिक तुष्टीकरण की दिशा में ये जाते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं न्याज भाई कि राम मंदिर पर इतना बड़ा फैसला देश के द्वारा आया, राम मंदिर के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे वो स्वयं इन लोगों ने जाकर के क्यों दर्शन नहीं किया? इनके एक नेता है तेजस्वी जी बिहार में, वो कहते हैं कि मंदिर जाने से रोटी मिलेगा क्या, कपड़े मिल जाएंगे क्या, मंदिर जाने से भूख खत्म होगी क्या? तो भूख खत्म करने के लिए तो हमने 80 करोड़ से भी ज्यादा जनता को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अनाज देने का काम किया है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक देने का काम करेंगे। देश की जनता का अनाज अगर हम देश के लोगों में गरिमामय पूर्वक देने का काम करते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसमें क्या हिंदू मुसलमान किया गया क्या? इसमें ऐसा तो नहीं था ना कि मुस्लिम हिंदू हो,
इसके अलावा 34 करोड़ लोगों को जब डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा प्रदान किया गया, तो इन्हीं के राहुल गांधी जी के पिताजी कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है और जमीनी स्तर पे 10 पैसा निकलता है, पहुंचता है। तो कौन कौन ये 90 पैसा खाने वाले कौन थे? यही कांग्रेस पार्टी के जो दलाली करने वाले जो लोग थे वही थे ना। लेकिन आज 1 रुपया दिल्ली से निकलता है और वो खाते में जाता है 1 रुपए के हिसाब से, और उसमें हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को वो चीजें प्राप्त होती हैं। 4 करोड़ पक्के मकान जब हमने बनाए और गरीबों ठीक है, को सुनिए। बनाने की बात हुई, तो क्या इससे मुस्लिम माताएं बहनें लाभान्वित नहीं हुई क्या? ये भी तो बताइए ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात वही है कि आप ये कहते हैं कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान कर रही है, कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन फिलहाल जो अभी देश भर में राजनीतिक माहौल एक बना हुआ है और अब चौथे चरण का मतदान होना है 13 मई को, लेकिन उससे पहले फिर से मतलब एक ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है और इस रिपोर्ट ने और ज़्यादा मुद्दे को गरमा दिया है। और इसी मुद्दे पर हमने सुमित शशांक जी से चर्चा की। सुमित शशांक जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।